हाय फ्रेंड्स, हमारा भाग 15 शुरू होता है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन। ये हमारा आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दिया हुआ है। हम आर्टिकल 324 पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमारी जो ट्रिक बनी हुई है वो ये है कि 324 का चुनाव भाग 15 करेगा। 324 का चुनाव भाग 15 करेगा। इसे आप 5-6 बार रिपीट करें, आपको याद हो जाएगा कि 324 का चुनाव भाग 15 करेगा। मतलब ये भाग 15 है और भाग 15 में आर्टिकल 324 से स्टार्टिंग है। ओके, अब हम आर्टिकल 324 को पढ़ते हैं। इसमें चुनाव आयोग की चर्चा है। ये एक संवैधानिक पद है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्य ही था, लेकिन तारकोंडे समिति की सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ और चुनाव आयोग को 3 सदस्य ही बनाई दिया गया। मतलब पहले एक सदस्य होता था, अब 3 सदस्य का बना दिया गया। तीनों सदस्यों की शक्तियों को समान कर दिया गया। तीनों की जो सदस्यों की शक्तियां हैं वो समान होती हैं। ओके, और साथ ही इसी संशोधन में 61वें संशोधन 1989 में ही मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। पहले क्या था कि मत देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है। ओके, वोट देने का जो अधिकार है हमारा संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये एक राजनीतिक अधिकार है, आप मौलिक अधिकार मत समझ लेना। ओके, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की। ओके, प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। और आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप इसका डिटेल में करंट अफेयर में देख लेना, क्योंकि बदल भी सकता है आगे। निर्वाचन आयुक्त का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है। सभी निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सेनावर्ती की आयु 65 वर्ष तक तथा अन्य चुनाव आयोग की सेनावर्ती की आयु 62 वर्ष तक होती है। ओके, यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। जब हमने ऊपर पढ़ा कि नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो त्यागपत्र भी जाहिर सी बात है राष्ट्रपति को ही देगा। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। आपने पढ़ा महाभियोग जैसी, ना कि महाभियोग। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए है। ओके, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर पद से हटा सकते हैं। ओके, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद का निर्वाचन कराती है। रिमार्क में देखेंगे कि प्रधानमंत्री और सीएम यानी कि मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं, नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का कभी निर्वाचन नहीं होता, उसकी नियुक्ति होती है। लेकिन आप कहेंगे कि चुनाव तो होता है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता बल्कि लोकसभा का चुनाव होता है। और जो नेता होता है ना जीतने वाली पार्टी का, उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसका निर्वाचन नहीं होता, इसकी नियुक्ति होती है। जबकि पंचायत तथा नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। अब हम आर्टिकल 327 में देखेंगे कि इसके आर्टिकल 327 कहता है, इसके अनुसार संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। आर्टिकल 328 कहता है, इसके अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कानून संविधान के प्रारूप के अनुरूप राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, लेकिन परिसीमन के विषय में कानून संसद ही बनाएगी। ओके, आर्टिकल 329, इसके अनुसार निर्वाचन के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्वाचन के संबंध में बनाए गए संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को, माना कि संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून बना रही है किसके संबंध में? निर्वाचन के संबंध में, तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जिले का जो सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी होता है वो जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम होता है। निर्वाचन आयोग समय समय पर मतदाता सूची यानी कि वोटर कार्ड बनवाती है। यदि यह जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ सकती और ना ही हटा सकती है। ये जो निर्वाचन आयोग है समय समय पर जो मतदाता सूची वगैरह बनाती है, उसमें जाति, धर्म या लिंग के स्थान आधार पर किसी व्यक्ति का नाम ना तो घटा सकती है और ना ही जोड़ सकती है। निर्वाचन आयोग आचार संहिता की घोषणा करती है, जो चुनाव से संबंधित नियम का कानून होता है। ओके,
अब आप देखें हमने क्या कर रखा है कि यहाँ 324 से लेकर 333 तक सारे आर्टिकल्स लिख रखे हैं। एक बार और देख लेते हैं इन्हें। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का निर्वाचन आयोग का निहित होना, आयोग में निहित होना। 325 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मानित किए जाने के लिए अमान्य होना, मतलब कि अपात्र होना ना होना, किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मानित किए जाने का दावा न किया जाना। मतलब कि कुल मिलाकर यह है कि जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर वोटर लिस्ट जो होती है किसी का ऐसा नहीं है कि उसमें नाम ऐड कर दिया जाए या फिर हटा दिया जाए। 326 में कह रहा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार का आधार पर होना। 327 कहता है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 कह रहा है कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 कह रहा है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना। मतलब कि अगर कोई संसद या विधानमंडल राज्य का निर्वाचन से संबंधित कोई कानून बनाती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। 329 का कहता है कि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनावी संबंधी विशेष प्रावधान, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया था। 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, मतलब रिजर्व। 331 कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 कहता है कि राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 कहता है कि राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। ओके, अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है। राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 7 है, जिसमें राष्ट्रीय दलों के हमारे नाम भी लिखे हुए हैं। पहली कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने की थी। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो पंजा है। दूसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा, इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? M.N. रॉय ने की थी। इसका चुनाव चिन्ह जो है हसिया और बाली है। तीसरी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में P.A. डांगे ने की थी। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो हसवा, हथौड़ी और तारा है। और चौथी है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसका चुनाव चिन्ह कमल है। पांचवी है बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में काशीराम ने की थी। चुनाव चिन्ह है हाथी। छठी राष्ट्रीय पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में शरद पवार जी ने की थी। चुनाव चिन्ह इसका टेबल और घड़ी है। सातवीं है तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि टीएमसी, इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में ममता बनर्जी ने की थी। चुनाव चिन्ह है फूल और पौधा, फूल का पौधा। ओके, तो हमने कुछ ट्रिक्स बना रखी थी इसकी। भारतीय कम्युनिस्ट की राय, जैसे ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना, तो इसमें इतना पढ़ो भारतीय कम्युनिस्ट की राय, 5-6 बार रिपीट करो भारतीय कम्युनिस्ट की राय, मतलब क्या M.N. रॉय ने की थी भारतीय कम्युनिस्ट की पार्टी की स्थापना। ओके, इसी तरीके से मार्क्स डांगे, ये मार्क्सवादी है ना, तो सब भूल जाओ मार्क्स डांगे P.A. डांगे ने की थी। इस तरीके से याद कर सकते हो आप, है ना। ओके, अब आप देखो दल बदल क्या होता है। इसे 52वें संविधान, पहले आप देखो ये दल बदल होता क्या है। किसी एक पार्टी का, जैसे कोई विधायक एक पार्टी से जीता हो वो दूसरी पार्टी में भाग जाए तो वह दल बदल कहलाता है सरकार बनने के बाद। ओके, तो दल बदल निरोध कानून आया इसीलिए। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ओके, दल बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। दल बदल कानून निर्वाचित आयोग की सिफारिश पर अध्यक्ष तथा सभापति लगाते हैं। जिस व्यक्ति पर दल बदल का कानून लग जाता है उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ओके, अब देखेंगे कि किन परिस्थितियों में दल बदल का कानून लगता है। यदि कोई अपनी पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, यदि निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी का सदस्य बन जाए, यदि पार्टी का सदस्य जो है पार्टी की सदस्यता त्याग कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, यदि पार्टी के दिशा निर्देशों के विपरीत मतदान करे कोई सदस्य, यदि मतदान के समय वह अनुपस्थित रहे और 15 दिन के अंदर पार्टी अध्यक्ष उसे माफ न करे,
तो आपने देखा कि किन परिस्थितियों में लगता है, और अब देखेंगे कि किन परिस्थितियों में नहीं लगता, किन परिस्थितियों में दल बदल का कानून नहीं लग सकता। यदि पार्टी का गठबंधन हो जाए, जैसे एनडीए और यूपीए दोनों बने हुए हैं, ओके, एनडीए में काफ़ी सारी पार्टी हैं गठबंधन होकर, और यूपीए में भी विपक्ष की काफ़ी सारी पार्टी हैं, ओके। दूसरा क्या, यदि पार्टी ने ही उस सदस्य को निकाल दिया हो, एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी शत्रुघ्न सिन्हा को निकाल दिया गया था पार्टी ने ही, मतलब अगर दल बदल के कानून से बचना है और सदस्यता भी रद्द नहीं करनी, तो ऐसी हरकतें करो कि पार्टी ही खुद निकाल दे, सबसे अच्छा आइडिया। यदि 1/3 सदस्य पार्टी छोड़कर निकल जाए, यदि कोई पार्टी है उसके 1/3 सदस्य पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं तो नहीं लगेगा, लेकिन ये नहीं कि 1 या 2 चले जाएं, 1/3 सदस्य टोटल में से, ओके। यदि 1/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, इसका भी मतलब वही है, एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चले जाएं। यदि 2 या 2 से अधिक पार्टियों का आपस में विलय हो जाए, मतलब कि कोई 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में विलय हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है, ये तीनों एक बन जाएं। दल बदल कानून केवल चुनाव जीते व्यक्ति पर ही लगता है, ना कि चुनाव हारे पर, ओके। अब देखो जो कि बैलेट पेपर है, इसके बारे में देखते हैं। भारत में मतदान के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था, जिसमें मतदान पेटी में जमा किया जाता था। भारत में मतदान के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था, जिसे मतदान पेटी में जमा किया जाता था, लेकिन इससे गिनती में बहुत अधिक समय लग जाता था, जो गिनने में टाइम जो कुछ ज़्यादा ही लग जाता था, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया गया। पंचायत तथा नगर पालिका के चुनाव में आज भी बैलेट पेपर का ही प्रयोग होता है। ईवीएम का पहला प्रायोगिक परीक्षण 1982 में केरल के उपचुनाव में किया गया था। ईवीएम का व्यापक प्रयोग 1998 के विधानसभा के चुनाव में हुआ था राजस्थान में, ओके। 2004 में लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में हुआ। 2013 में नॉन ऑफ दी एबव यानी कि नोटा का प्रयोग किया गया था छत्तीसगढ़ में सबसे पहले। ईवीएम मशीन में एक अलग से वीवीपैट वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिटरल का प्रयोग किया गया। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 2017 से प्रारंभ हुआ। यह मतदान के बाद मतदाता को इस बात की जानकारी देता है कि वह किस प्रत्याशी को वोट दे रहा है। वर्तमान वीवीपैट के M3 वर्जन का है, जो वर्तमान में जो वीवीपैट यूज हो रहा है वो M3 वर्जन का है। मतदान की स्याही जो होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। मतदान की जो स्याही होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। और वीवीपैट कौन सा यूज हो रहा है? M3 वर्जन। 25 जनवरी को मतदान दिवस बनाया जाता है। अब एक बार हम इसे डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर सबसे पहले 1982 ईस्वी में केरल में उपचुनाव में यूज़ की गई ईवीएम, फिर 1998 ईस्वी में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में व्यापक रूप से, राजस्थान में भी कहाँ, नागौर में, 2004 में पूरे देश में, 2013 में नोटा का बटन आया और 2017 में वीवीपैट लगा और 25 जनवरी को मतदान दिवस बनाया जाता है। ओके, चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पहले या प्रारंभ होने के 36 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है। कोई सदस्य यदि अयोग्य है तो वह निर्वाचित हो चुका है, मतलब कि कोई सदस्य है वो अयोग्य है और निर्वाचित हो चुका है तो उसकी योग्यता तथा अयोग्यता की जानकारी निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को या राज्यपाल को देते हैं और ऐसे सदस्य को हटा देते हैं। अब देखेंगे कि निर्वाचन का नियंत्रण जो कंट्रोल है वो कैसे होता है। निर्वाचन आयोग कंट्रोल कैसे करता है इतना बड़े चुनाव को। तो हमने देखा है कि यहाँ पर 5 अधिकारी होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक एक करके हम सबको बताएंगे। 6 होते हैं। ओके, 6 अधिकारी होते हैं। हम एक एक करके सबके बारे में बताएंगे कि किसका क्या काम होता है और नाम क्या होता है। ओके, तो पहला होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिसे आप जिला अधिकारी या डीएम भी कहते हो। ये ज़िले में निर्वाचन का दायित्व डीएम पे होता है। अपने ज़िले को 4 या 5 खंडों में बांट देता है और किसे दे देता है? रिटर्निंग ऑफिसर को दे देता है, जिसे हम आरओबी कहा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होता है, जिलाधिकारी, वो क्या करता है कि अपने ज़िले को 4 या 5 भागों में बांटकर, मतलब खंडों में तोड़कर, रिटर्निंग ऑफिसर को यानी कि आरओ को जिम्मेदारी दे देता है कि आप कराओगे।
फिर जाहिर सी बात है आपके माइंड में एक पद और नया आ गया होगा, आरओ। तो दूसरा है हमारा रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ। अब ये आरओ क्या करेगा, ये एक खंड का प्रमुख होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है, ओके, एक खंड का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, ओके। अब तीसरा आता है प्रेसिडेंडिंग ऑफिसर यानी कि प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी कि पीओ। तीसरा है हमारा पीओ, ये आरओ के अधीन होता है। इसका कार्यक्षेत्र छोटा होता है, ये एक पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। अब आपने देखा ऊपर आरओ है, आरओ भी क्या करता है, पहले डीएम ने कई भागों में तोड़ के एक एक आरओ को पकड़ा दिया, अब ये आरओ भी इस अपने खंड को तोड़ देता है और पीओ के हाथ में, प्रेसिडिंग ऑफिसर के हाथ में पोलिंग बूथ थमा देता है। फिर ये पोलिंग ऑफिसर जो होता है चौथा वाला, आप यहाँ देखेंगे कि इसका भी मतलब पीओ निकल रहा है, इसका भी मतलब पीओ निकल रहा है, लेकिन तीसरे नंबर का प्रेसिडिंग ऑफिसर है पीओ और ये पोलिंग ऑफिसर है, ओके। ये पोलिंग ऑफिसर को थमाता है, ओके। ये प्रेसिडिंग ऑफिसर के अधीन रहते हैं। पोलिंग ऑफिसर जो है प्रेसिडिंग ऑफिसर के अधीन रहते हैं, मतलब नीचे। पहला इसमें 3 अधिकारी बैठते हैं अंदर पोलिंग बूथ में। पहला आईडी आपकी आईडी मिलाता है, दूसरा आईडी नंबर नोट करके स्याही लगाता है, तीसरा ईवीएम को पावर सप्लाई देता है, मतलब कि करंट। अब आपने यहाँ पर देखा कि डीएम ने क्या काम करा, रिटर्निंग ऑफिस अपने कई ज़िले को 4 या 5 भागों में तोड़कर रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले कर दिया। और रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या करा, इसने भी ऐसा ही करा, पोलिंग बूथ में तोड़कर कई पोलिंग बूथ बनाकर प्रेसिडिंग ऑफिसर के हाथ में दे दिया। अब प्रेसिडिंग ऑफिसर ने भी यही करा कि पोलिंग ऑफिसर के हाथ में दे दिया, यानी कि पोलिंग ऑफिसर के हाथ में, यानी कि पीओ के हाथ में दे दिया। और पीओ जो है वो कराएगा, पीओ कराएगा अंदर, ओके, आईडी मिलवाएगा, दूसरा आईडी नंबर चेक करके सीआई लगाएगा, तीसरा ईवीएम को पावर सप्लाई देगा। अब देखते हैं जो हमारा 5वां पद है पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट, यहाँ तक तो सरकारी पद हो गए, ओके। पोलिंग एजेंट, ये चुनाव लड़ रहे व्यक्ति, जो नेता होता है जो चुनाव लड़ रहा होता है उसका करीबी व्यक्ति होता है। इसकी नियुक्ति प्रेसिडिंग ऑफिसर करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर। यह मतदान करने जा रहे लोगों की मदद करता है, ओके, लोगों की मदद करता है। चुनाव समाप्त होने के बाद पोलिंग ऑफिसर, प्रेसिडिंग ऑफिसर सभी ईवीएम मशीन को एक साथ जमा करके पुलिस सुरक्षा के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप देते हैं। और रिटर्निंग ऑफिसर सभी ईवीएम को डीएम की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में रखकर सील कर देते हैं, जिसे स्ट्रांग रूम कहा जाता है। मतगणना के दिन इसी स्ट्रांग रूम से ईवीएम के सील को तोड़कर मतगणना होती है। अब छठा पद है हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट यानी कि एसएम। यही ईवीएम मशीन की तकनीकी समस्या को दूर करता है। जब कोई ईवीएम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, तो यही दूर करता है हाथ के हाथ आकर। आप देखेंगे कि आम चुनाव क्या होता है। जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर देती है तो उस समय हुआ चुनाव आम चुनाव कहलाता है। यह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है, जैसे 2014 में हुआ, 2019 की लोकसभा में चुनाव हुआ, ओके। अब देखेंगे कि मध्यवर्ती चुनाव, जब कोई सरकार अपनी 5 वर्ष की कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती तो उसके स्थान पर कराया गया चुनाव मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है। ये पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं होता है। अब देखेंगे कि उपचुनाव क्या होता है। किसी सदस्य की सीट खाली हो जाने उसके स्थान पर कराया गया चुनाव, जैसे कि किसी सदस्य की सीट, माना कि सदस्य अयोग्य घोषित हो गया तो उसकी सीट खाली हो गई, उस पर जो चुनाव कराया जाएगा वो उपचुनाव कहलाएगा। और ये बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, ना कि 5 वर्ष के लिए, ओके। प्रॉक्सी मतदान देखते हैं अब कि प्रॉक्सी मतदान क्या होता है। सैन्य कर्मचारी या विदेश में कार्यरत अधिकारी जब अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मतदान करने के लिए कहते हैं तो उसे प्रॉक्सी मतदान कहते हैं। जैसे कि माना सेना, आर्मी की ले लो आप, वो वोट डालने आ तो सकते नहीं हैं, तो वो अपने किसी करीबी या किसी रिश्तेदार व्यक्ति को वोट डालने के लिए कह देते हैं तो उसे प्रॉक्सी मतदान कहते हैं, ओके। अब प्रत्यावर्तन का अधिकार देखते हैं हम। कौन सा? प्रत्यावर्तन का अधिकार। ये एक विशेष प्रकार का अधिकार है जिसके तहत जनता चुने गए नेता को कार्यकाल पूरा होने से पहले मतदान के माध्यम से वापस बुला सकती है। यह केवल मध्य प्रदेश में लागू है और वो भी पंचायत स्तर पर, ओके। अब आप देखते हैं कि राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होता है। मूल संविधान में राजनीतिक दल का उल्लेख ही नहीं है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया गया। किसी पार्टी
किसी दल के पार्टी के चुनाव चिन्ह देना, क्षेत्रीय दल घोषित करना, राष्ट्रीय दल घोषित करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि किसे क्षेत्रीय दल घोषित कर सकती है, किसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर सकती है। उसके लिए कुछ यहाँ पर शर्तें दी गई हैं। क्षेत्रीय दल के लिए शर्तें, क्षेत्रीय दल के लिए 3 शर्तें हैं। किसी एक शर्त को पूरा करने पर उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। 3 शर्तों को देख लेते हैं। उस राज्य की विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीट जीती हों, उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीट हो, या उस राज्य में डाले गए कुल वोट का 80% वोट हो। माना कि एग्जाम्पल यूपी है, और यूपी में माना कि हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एग्जाम्पल 100 सीटें मान लेते हैं। या तो 100 सीटों में से 2 सीटें जीती हों, या फिर 3% सीट यानी कि 3 सीटें जीती हों, या फिर 80% वोट हो जीता हो। ओके, तो ये क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्तें क्या हैं। राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्तें यह है कि एक ही राज्य में लोकसभा की या तो 11 सीटें जीती हों, या फिर एक ही राज्य में लोकसभा की या तो 2% सीट जीती हों, या तो आपने 11 सीटें जीत ली या फिर 2% सीट, या 3 अलग अलग राज्यों में, एक राज्य में नहीं 3 अलग अलग राज्यों में कुल 4 सीट, जैसे एक यूपी में जीत ली, एक बिहार में जीत ली, एक पंजाब में जीत ली, एक उत्तर प्रदेश तो मैं ले चुका हूँ, राजस्थान में जीत ली। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में 4 सीटें जीती हों। इनमें से कोई एक शर्त पूरा करने पर राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय दल घोषित किए जाने के बाद उस पार्टी को स्थायी चुनाव चिन्ह, सरकारी आवास तथा सुरक्षा उपलब्ध करा दी जाती है। ओके, अब हम ईवीएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोल दिया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का डिज़ाइन 15 अक्टूबर 1980 ईस्वी को एम.वी. हनीफ ने तैयार किया था। देश में इसका व्यापक रूप से प्रयोग 1988 ईस्वी में शुरू हो गया। यदि उम्मीदवारों की संख्या 64 है, मतलब उम्मीदवारों की संख्या 64 से अधिक नहीं होती, तो ईवीएम मशीन अधिकतम 3840 यानी कि 3840 वोट दर्ज कर सकती है। अगर उम्मीदवारों की संख्या 64 से ज़्यादा नहीं होती ना, तो 3840 वोट दर्ज कर सकती है। नामीबिया प्रथम अफ्रीकी ऐसा देश है जहां राष्ट्रपति तथा संसदीय चुनावों में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग हुआ था। नामीबिया में, ओके, अफ्रीकी देश है जहां राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में ईवीएम का, भारत में बनाई गई ईवीएम का प्रयोग हुआ था। ओके, निर्वाचन विधि अधिनियम 2016 यानी कि निर्वाचन संबंधी जो संशोधन हुआ 2016 में। ओके, 3 मार्च 2016 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद निर्वाचन संशोधन अधिनियम 2016 लागू हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच बस्तियों की अदला बदली के बाद भारतीय नागरिक बने लोगों को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने इन क्षेत्र में परिसीमन के अधिकार देने के प्रावधान वाले एक विधेयक को संसद में मंजूरी मिली। वर्ष 2015 में 100वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 31 जुलाई 2015 से 51 बांग्लादेशी बस्तियों को भारत में और 111 भारतीय बस्तियों को बांग्लादेश में शामिल किया गया। 51 तो भारत की जो बस्तियां थी उन्हें बांग्लादेश को दे दिया गया, और 111 जो बांग्लादेश की बस्तियां थी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 51 बांग्लादेशी बस्तियों को भारत में कन्वर्ट किया गया। जो 51 बांग्लादेश की बस्तियां थी उन्हें तो भारत में, और जो 111 भारत की बस्तियां थी उन्हें बांग्लादेश में शामिल किया गया। वैसे ये सही हुआ क्या गलत हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग सही हुआ, लेकिन वैसे गलत हुआ क्योंकि 111 बस्तियां तो हम बांग्लादेश को दे रहे हैं और मात्र 51 ले रहे हैं वापसी, तो आप खुद सोच सकते हो। ओके, अब आप जो है वो चुनाव सुधार को देख सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र की आधारभूत शर्त है। जैसा कि सब जानते हैं, भारत में चुनाव में धन व बल का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के द्वारा ही सभी व्यक्तियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का पूर्ण और वास्तविक अधिकार प्राप्त होगा। चुनाव में धन व बल का प्रयोग लोकतंत्र की मूल मान्यताओं के प्रतिकूल है। राजनीति में अपराधियों का प्रवेश लोकतंत्र की भावना को हतोत्साहित करने वाला है। भारत में चुनाव सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और कई अन्य समितियों का गठन किया गया है।
जिन्होंने निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर बल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जनवरी 2017 को चुनावों में जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय विशेष के नाम पर वोट मांगने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। विस्तृत व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि भगवान और मनुष्य के संबंध उसका व्यक्तिगत संबंध है। ऐसे में इसका इस्तेमाल चुनावों में नहीं किया जा सकता। धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना या मतदाताओं से मतदान नहीं करने के लिए कहना ये एक भ्रष्ट आचरण है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, 1 से लेकर 20 तक दे रखे हैं। पहले मैं बता चुका हूँ आपको, सुकुमार सेन है, जिन्होंने पद धारण जो किया था वो 21 मार्च 1950 को किया था, पद से मुक्ति 19 दिसंबर 1958 को। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब याद करने के लिए। और यहाँ पर कुछ विशेष लिखा हुआ है, इसे देख लेते हैं हम कि देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती VM रमा देवी थी, जो कि एक कार्यवाहक थी। यहाँ पर देश का प्रथम नहीं है, देश की प्रथम महिला। प्रथम तो सुकुमार सेन है, ये प्रथम महिला। ओके, श्रीमती VM रमा देवी। और देश की प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त, देश के प्रथम, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, मुस्लिम, देश के प्रथम मुस्लिम डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। ओके, इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर भाग 15 खत्म हो जाता है। ओके फ्रेंड्स।